देखिए, जब लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय भी दोनों देशों के बीच में मतभेद था, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग थे। नेतन्याहू साहब का ऑब्जेक्टिव था कि रजीम चेंज होना चाहिए और जो है 3 मेन मुद्दे हैं जिन पे अभी भी आप जो मंगलवार को बात कर रहे हो, जिन पे हुआ। पहला एक था रजीम चेंज का, हम्म। दूसरा था न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए और तीसरा जो है मिसाइल्स जो प्रोग्राम है इजराइल का, उस ईरान का, उसके ऊपर पूरी रोक लगनी चाहिए, उसको पूरा तबाह कर देना चाहिए। तो जब लड़ाई शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का उस टाइम रजीम चेंज का नहीं था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको कन्विंस किया और डोनाल्ड ट्रंप साहब को मजबूर किया, मजबूर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप भी इसको हमले के करो, इसलिए दोनों देशों ने हमला किया। अब जी। देखिए, जो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब जो है लड़ाई जब यहाँ तक पहुंच गई है, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को लड़ाई से निकलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इस स्टेज पे ईरान को छोड़ना नहीं चाहते। उसकी वजह साफ है कि अभी भी जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है ईरान का, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, नंबर वन। नंबर टू, जो उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि तकरीबन 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 60% ऑलरेडी एनरिच्ड है और उसको 90% करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और 90% एनरिच्ड होते ही वो जो है न्यूक्लियर वेपन ग्रेड का जो है यूरेनियम बन जाएगा। तो वो अभी भी ईरान के पास है। नंबर हम्म। तीसरा, ईरान के पास अभी भी, ये तो सीआईए की रिपोर्ट की खबर है कि ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइल कैपेबिलिटीज अभी भी बची हुई है। तो इसका मतलब ये हो कि ईरान जो है इतने दिन के लड़ाई के बावजूद, अमेरिका और इसराइल के बमबारी के बाद भी ईरान जो है, ईरान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। तो इस हालत में अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल के अगर ईरान के साथ डील कर लेते हैं, तो वो इसराइल के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं क्यों नहीं इसराइल के। सबसे जी। पहली बात तो ये है कि जो ये न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, अब जो है ईरान इस एनरिच्ड यूरेनियम को जो है इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, और इतने एनरिच्ड यूरेनियम के साथ 9 से 12 जो है न्यूक्लियर बॉम्ब आसानी से बनाए जा सकते हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर हम्म। टू, जो मिसाइल प्रोग्राम था वो ऐसे के ऐसे इंटैक्ट है और 70% मिसाइल बाकी हैं। रजीम चेंज हुआ नहीं है। तो जब तक रजीम चेंज नहीं हुआ, जब तक वहां की गवर्नमेंट की, वहां के जो शासक है उनकी जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, तो ईरान इसराइल के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। और हर बारी, पिछले साल लड़ाई हुई तो ईरान और मजबूत हुआ, इस साल लड़ाई हुई तो ईरान और ज्यादा मजबूत होगा। और इसमें इसराइल को खतरा है, क्योंकि इसराइल की एग्जिस्टेंस का खतरा है। हम्म। ईरान तो इतना बड़ा देश है, वो तो उसके ऊपर अगर आप हमला करोगे तो वो सालों साल तक जो है आपको जो है कब्जा नहीं करने देगा। लेकिन इसराइल एक बहुत छोटा देश है, और अगर ईरान ने खुदा ना खास्ता जो है बॉम्ब, एक बॉम्ब भी बना लिया, तो हम्म। बॉम्ब जो है इसराइल के ऊपर मारेगा और एक बॉम्ब से इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसमें लाजमन है, इसमें मैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब की गलती नहीं बताता हूं। आप जो है एक जख्मी शेर को छोड़ रहे हैं आने वाले समय में जो और भी ताकतवर हो सकता है। तो ये जो दोनों के बीच में मतभेद है, ये जरूरी है। और इसमें जो है बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब फंसे हुए हैं। उनको पता नहीं लग रहा कि इस लड़ाई से किस तरीके से बाहर निकलने। वो निकलना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। मुकुंद जी। बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी विदेशी मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया तेजावत सर, आपने एक बार फिर वन इंडिया को अपना वक्त दिया। सर, आपसे भी सवाल कुछ कुछ ऐसा ही है। ट्रंप जो कि कहते हैं कि 99% 99% जनता इसराइल की मुझे पसंद करती है, मुझे प्यार करती है, नेतन्याहू को मैं जो कहूंगा वो वही करेंगे। तो सर, ये जो 1 घंटे की लगभग फोन कॉल बताई जा रही है ट्रंप ने जो कॉल की, इसमें ऐसे कौन से सर मतभेद सामने आ गए, और ये मतभेद क्या सीधे तौर पर ईरान को फायदा पहुंचाएंगे? या एक और पक्ष इसका ये कि अब ट्रंप कोई मौका नहीं देना चाहते नेतन्याहू को, खुली छूट देने वाला, उसमें अटैक और तमाम कह सकते हैं आप हमले शामिल होंगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के आपसी मनमुटाव का क्या अमेरिका और इजराइल के संबंधों पे फर्क पड़ता है, तो उत्तर है नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद में कोई भी दूसरे प्रेसिडेंट हो, जो बाइडेन से लेकर जितने भी जो नए प्रेसिडेंट आएंगे जी। या जो गए हैं, उन सबका इजराइल से एक खास संबंध रहा है, उनके हित जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट में जो जूस लॉबी है वो काफी ताकतवर है।
तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ट्रैप किया गया या उन्हें भटकाया गया, उन्हें वास्तविकता से नहीं रूबरू कराया गया। क्या सीधे तौर पर जिस हमले को लेकर कहा जाता है कि नेतन्याहू बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं, अब किसी तरह के कंट्रोल की ये बात है, जिन मतभेदों को लेकर बात आ रही है कि नेतन्याहू चाहते हैं सीधे तौर पर हमला करना, वो तमाम परमाणु साइट्स है, एनर्जी साइट्स है, ईरान की तबाही के लिए। वहीं पर जब हम ट्रंप का जिक्र करते हैं, यूएस का जिक्र करते हैं, तो वो शांति चाहते हैं। क्या ये किसी कंट्रोल को दिखाने की बात है या किसी और मायने में से हमें समझना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों देशों की जब तक ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ था, दोनों देशों का जो ऑब्जेक्टिव था वो एक ही ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव था ईरान की रजीम चेंज करना। और उसमें दोनों को, बेंजामिन नेतन्याहू की इंटेलिजेंस ये कहती थी कि 2-3 दिन में जो है तख्ता पलट हो जाएगा, और वहां पे जो है जिस हिसाब से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे उस हिसाब से वहां पे कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, और उससे जो है इजराइल की जितनी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी हल हो जाएगी। ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब का अपना आकलन था, और इसी आकलन को देके उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा था कि आप जो है अभी हमला कर दीजिए और हम इसको जो है हासिल कर लेंगे। लेकिन देखिए, लड़ाई में अपनी तरफ से आप जो है कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन लड़ाई में जो फैक्टर्स, कई फैक्टर्स होते हैं जो आप, जिनको आप आज के दिन नहीं कह सकते वो किस तरीके से आगे चल के आएंगे। जबकि पेंटागन ने जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमला करने से पहले जो मीटिंग बुलाई थी, पेंटागन के कई जनरल ने एडवाइस किया था कि हमला ना किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है ईरान बंद कर देगा, और उससे जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस होगी, और फिर उसको बंद होने के बाद अगर वो माइन कर दी गई, उसके बाद उसको खोलना जो है यूएस नेवी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और वो बात जो बिल्कुल सही है, आज तक जो है 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 80-85 दिन, लेकिन अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस नेवी पूरी तरीके से खोल नहीं पाई है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अब रास्ता ईरान के रहमो करम के ऊपर है कि वो किसको जाने दे और किसको रोक दे। तो ये सब चीजें शुरू में थी, लेकिन अब जिस हिसाब से लड़ाई इस मोड़ पे आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का, अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये लग रहा है कि इस लड़ाई से जितनी जल्दी से निकला जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो ये आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खासतौर पर अगर हम चाइना के संदर्भ में देखें और ताइवान के संदर्भ में देखें, तो मुझे लगता है कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बात की है बेंजामिन नेतन्याहू को, उनको बताया होगा कि हम किन किन शर्तों पे डील करने के लिए ईरान के साथ तैयार है। लेकिन उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको साफ कहा होगा कि अगर आप इन शर्तों पे ईरान के साथ डील करते हैं तो इसमें ईरान को आप पूरा मौका देंगे, और पूरा मौका जो है अगर ईरान को मिल गया तो आने वाले समय में ना वो इजराइल के काबू आएगा ना आपके काबू आएगा। तो मुझे लगता है यही वजह है, इसमें कंट्रोल का मामला नहीं है, इसमें देश हित का मामला है, और बेंजामिन नेतन्याहू साहब अपने देश हित की बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपनी बेवकूफी, जो गलती की थी, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तेजावत सर हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। तेजावत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके साथ मैं, क्योंकि सिरोही जी ने हॉर्मुज वाला जिक्र भी किया, तो लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उस कमेंट्स में इस बात का भी जिक्र है कि भारत के बारे में भी थोड़ा बताइए कि भारत कितना प्रभावित होने वाला है, स्पेशली इस फोन कॉल के बाद। क्या कोई तुरंत युद्ध में कूदने वाला अपडेट हम समझ सकते हैं, क्योंकि तमाम मीडिया हेडलाइंस में वो भी चलना शुरू हो गया है कि ट्रंप अब बहुत जल्द हमला करने वाले हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखिए मुकुंद साहब, ये बात तो सच है कि अभी जो एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं उसमें युद्ध की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है। पर ये जो लड़ाई होगी वो खासकर हवाई हमले होंगे, क्योंकि चीन की यात्रा के बाद में लगभग ये तय होना था कि चीन या रशिया के इसमें इंटरफेरेंस किस हद तक होगा। और चीन ने एकदम बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एकदम ईरान की लड़ाई में एकदम तुरंत से नहीं कूदेगा, और ना हॉर्मुज या उन तमाम चीजों पे चीन को जो रुख लेना चाहिए था वैसा लिया नहीं है उसने। तो इससे भी जाहिर है कि अमेरिका इस लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि इसमें उसको कोई नुकसान नहीं है। जब तक हवाई हमले होते हैं तब तक बॉडी बैग्स के जाने का कोई सवाल ही नहीं है, और ऐसे करके ईरान की नाकाबंदी करके उन पे हवाई हमले करके वह ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि ईरान को झुकाया जा सके। तो लड़ाई की संभावना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट का सवाल है, भारत का नुकसान का बात है, भारत इसकी अल्टरनेटिव्स या इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। यूएई वगैरह की जो यात्रा है, या कि खासकर यूरोपियन यूनियंस के तमाम देशों की यात्रा है,
वो इसी तरीके की कोशिश का नतीजा है। पर इन नतीजों के तुरंत ही कोई परिणाम नजर आ जाएंगे या कि दिखने लग जाएंगे, तो इसकी कोई संभावना तुरंत नजर नहीं आती है। एक बार तो भारत के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, और ऐसे में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर धीरे धीरे चीजें संभलने में आएगी, क्योंकि होमो स्टेट बंद होने और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के नहीं होने के कारण हमारे लिए समस्या तो काफी बहुत तेजी से बढ़ेगी। मुकुंद साहब, इसमें तो कोई दो राय? जी बिल्कुल। क्योंकि सर आपने अच्छा जिक्र किया कि 5 देशों की यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देश शामिल है। तेजावत सर, थोड़ा सा आपसे इस पर भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप सत्ता पक्ष पर देखेंगे, सत्ता पक्ष की तरफ मुंह करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि तमाम इन यात्राओं की उपलब्धियां हैं भारत के लिए, तमाम ऐसी डील्स हुई है, क्योंकि 5 देशों में एनर्जी पर जरूर बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्या सचमुच ये डील्स आने वाले समय में, क्योंकि इंस्टेंट कुछ इसका आपको रिजल्ट मिले इसकी उम्मीद तो हम भी नहीं कर रहे, क्या कोई फायदा होने वाला है इन यात्राओं के बाद? क्योंकि इस यात्रा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिस हिसाब से कि आप देश का तेल बचाइए, तमाम पैसे बचाइए, यात्राएं रोकिए, तो आम जनता लगातार इस तरह के सवाल बनाती है, भुनाती है कि अब प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है यात्रा की। बड़ा बचकाना सवाल लग सकता है, लेकिन जब हम विशेषज्ञों के साथ बैठते हैं, आप जैसे विदेशी मामलों के जानकार के साथ बैठते हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं सर कि सचमुच क्या इन यात्राओं से भारत कोई भविष्य में ही कह लें दूरगामी कोई फायदा देख पा रहा है, या फिर सिर्फ यात्रा मात्र है, या बहुत ज्यादा कोई फायदे के रूप में भारत इसे नहीं ले पाएगा? देखिए, यात्राएं तो हमेशा फायदेमंद ही होती है, चाहे कोई भी करे। इसका कारण एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको शिखर लेवल पे उसको भरने की कोशिश होती है। और उन यात्राओं, जो हमारे वहाँ के जो मिशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो जो गैप क्रिएट कर देती है, या वो कई बार जो काम अधूरा छूट जाता है वो इन यात्राओं से पूरा होता है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये फायदेमंद है। पर ये उतना ही जायज चीज है कि प्रधानमंत्री की यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आम नागरिक की यात्रा भी महत्वपूर्ण है, कि वह अपने परिवार के लोगों से, यूरोप में रहने वाले या बाहर रहने वाले लोगों से मिलना चाहता है, या वहाँ किसी एकेडमिक या किसी और टेक्निकल रीजन से कोई साइंटिस्ट हैं, कोई डॉक्टर हैं, या कोई एकेडमिशियन है, तो वो तमाम लोग यात्रा करने का उनका मकसद होता है। तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रधानमंत्री जी का वहां जाना। जहां तक यात्राओं की उपलब्धि की बात है, या इस यात्राओं का क्या मकसद है, तो एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो IMEC प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये यात्रा एक तरीके से एक जो पूर्वगामी जो संभावना को तलाश करने की जो योजना है, उसके तहत देखना चाहिए। तो IMEC के जरिए हम चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एक साइड में रखकर हम बाकी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन दुनिया से जुड़ने की। जो भारत का जो वर्तमान सरकार का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, वो लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत सरकार ने ईरान की आलोचना की कुछ एक मौकों पर, अयतुल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद भी देरी से प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाके आए लड़ाई के ठीक पहले, और ऐसे ही तो ये बताता है भारत की नीति को कि भारत अपने लिए यूरोप और पश्चिम को ज्यादा मुफीद पा रहा है अभी, और वो ये चाहता है कि भारत एक बहुत बड़ा चीन का विकल्प बनकर तैयार हो। जहां चीन में अभी बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, भारत चाहता है कि भारत में उत्पादन हो और चीनी सामानों की जगह पूरी दुनिया में भारतीय सामानों की बाढ़ आए। पर ये जो कॉरिडोर है, जो IMEC कॉरिडोर, जो बेसिकली BRC को काउंटर करने का तरीका बताया जाता है तमाम एक्सपर्ट्स और तमाम देशों की ओर से, पर यह अभी उतनी वास्तविकता में बदलना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। इसका कारण यह है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है। और यहाँ से भारत के मुंबई से निकलते ही जो UAE में जो जवाल अली जो पोर्ट पे हमें जाना था, वो तो पूरी तरीके से हॉर्मुज के नजदीक है। तो जवाल अली पे हम कैसे सामान को भेजेंगे? तो एक अल्टरनेटिव हमें और पोर्ट ढूंढना चाहिए अगर हॉर्मुज लंबे टाइम तक डिस्टर्ब रहता है। हाइफा से होके जाएंगे इराक, इसराइल अभी वैसे ही डिस्टर्ब है। तो हमारा जो IMEC का जो पूरा कॉरिडोर है, वो पूरा कॉरिडोर ही डिस्टर्ब है। हम कैसे सामान भेज पाएंगे? और चीन तो हमसे काफी आगे बढ़ चुका है। तो इन सब चीजों को, तो उसी कोशिश का एक नतीजा प्रधानमंत्री जी की यात्रा है। आप देखेंगे कि सबसे पहले UAE गए, वो हॉर्मुज को पार करके जो उसकी जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है उसका फायदा उठाने के लिए
कि हम हॉर्मुज को अवॉइड करके सीधा ही गैस जो कि यूएई के पास काफी ज्यादा है वहां से ला सकते हैं। और दूसरा ये है कि यूएई भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 7th इन्वेस्टर है, तो वो यात्रा तो एक है ही, पर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मुकुंद साहब, जी। उनको भी अवॉइड करना संभव नहीं है। जैसे कि नीदरलैंड के पीएम ने भारत के मानवाधिकार पे बोला, हम्म। जैसे कि नॉर्वे में एक वहां की यंग जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री से जो तीखे सवाल किए, हालांकि वो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, हम्म। पर तमाम चीजें जो है वो हमारे सामने है। खासकर प्रेस की आजादी को लेकर हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे जो जर्नलिस्ट एंकर्स जो हैं, जो कि कुछ एंकर्स को छोड़ दें तो उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है, और वो मुझे लगता है कि जो सुविधाएं मिलती थी पहले पत्रकारों को वो जी। भी नहीं मिलती है, और उसका सीधा असर जो है वो प्रेस की आजादी पे पड़ता है। तो क्या इन सब सवालों के जवाब हम नहीं मांगेंगे क्या, या कि केवल कुछ मीडिया हाउस के मालिकों को अगर रुपया किसी फॉर्म में या कुछ फायदे मिल जाते हैं, राज्यसभा की सदस्यता से लेकर तमाम फायदे हैं, तो क्या इतना काफी है? क्या इससे पत्रकारों की सुविधाएं बढ़ जाएगी? तो उत्तर है ना। तो जो फील्ड में काम करने वाले उनकी सुविधाएं भी घटी है, जो पहले प्लॉटिंग था या एक्रीडिटेशन को लेकर क्या क्या किया जाता है आप खुद भी जानते हैं। तो इन सब चीजों पे चिंतन करना काफी है। दूसरी तरफ जो इटली में जो भारत का हुआ और जो विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से उसकी आलोचना की, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक महिला प्रधानमंत्री के लिए और उस तरह की चीजों को उस तरीके से पेश किया जाना जहां जेंडर हम्म। बायसनेस दिखाई देती है, वो भी ठीक नहीं है। तो यह एक तरीके से सीखने का भी दौर है कि दो डेमोक्रेसीज में कितना फर्क है। एक वो भी डेमोक्रेसी, एक हम भी हम्म। डेमोक्रेसी के नाम पे जो एरिस्टोक्रेसी धो रहे हैं, उसका क्या है। तो मुझे लगता है काफी लर्निंग वाली यात्रा थी, और भारत को इससे काफी फायदा होगा। मुकुंद साहब बिल्कुल। जी। सिरोही सर, आपसे हमारे आज के विषय का ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि चौतरफा जब अब हेडलाइंस बननी शुरू हो गई है कि जल्द ही ट्रंप कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा भी है कि अगर हमारी बात आपने नहीं सुनी या हमारे हिसाब की बात नहीं की तो 100% आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। सर, ईरान को किस तरह देख पा रहे हैं आप? ईरान का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? कैसे ईरान जवाब दे सकता है? और क्योंकि इस कॉल के बाद तो दोनों नेता नेतन्याहू और ट्रंप भी थोड़े बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से अटैक किधर पहले हो सकता है अब? देखिए मुकुंद जी, मेरा अपना मानना है कि अटैक नहीं होगा, जी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अटैक करके, आप ये मुझे बताइए कि अटैक करने से क्या हासिल होगा। जो पिछले 8 अप्रैल तक जो अटैक हुए थे, 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक जितने भी अटैक हुए इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से, उससे क्या हुआ? ईरान क्या दबा? ईरान क्या कमजोर पड़ा? क्या ईरान ने जो है डील करने की बात करी? डील करने की बात अमेरिका की तरफ से होती है, ईरान सिर्फ उसको रिएक्ट करता है। तो आप देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की बार बार जो ये धमकी देना, अगर अटैक करना होता तो वेट किस चीज का कर रहे हो? उनको पता है कि अटैक करने में उनकी प्रॉब्लम है। उनके जनरल्स और उनके जो एडमिरल्स हैं, उनके जो एयरफोर्स के मार्शल्स हैं, उन्होंने उनको साफ कर दिया कि आप जो है हवाई हमले से लड़ाई, किसी भी देश, कोई भी देश हवाई हमले से लड़ाई नहीं जीत सकता। आप हवाई हमले से रजीम चेंज नहीं कर सकते। आप हवाई हमले से एनरिच्ड यूरेनियम को नहीं ला सकते। उसके लिए आपको ग्राउंड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, और ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए अमेरिकन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां पे ईरान में फंस गए और बॉडी बैग लाना पड़े। तो आप कितने भी हमले कर लीजिए, कितने भी इजराइल हमले, कितने भी अमेरिका हमला कर ले, ये जो है ईरान की आप कमर नहीं तोड़ सकते। ईरान आपको जवाबी हमले करेगा, और वो ऐसे हमले करेगा कि जो आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज है, उनके ऊपर तबाही मचा दी जाएगी, जिससे जितने आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो गैस के हैं, चाहे ऑयल है, आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स है, वो तब तबाही हो जाएगा और पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाते जाएंगे, किसी ना किसी बहाने से हमला नहीं करेंगे, और हमला करेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। आप ये कह रहे हो कि जी नेवल ब्लॉकेड लगाया, नेवल ब्लॉकेड लगाने से क्या हुआ? पिछले 24 घंटे में 26
जो है ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स और कंटेनर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं। इसमें से 2 तो चाइनीज हैं, एक जो है साउथ कोरिया का है। तो ये नेवल ब्लॉकेड किसके लिए? नेवल ब्लॉकेड क्या भारत के लिए? तो ये जो चीज है, अमेरिका इस लड़ाई को हार चुका है, लेकिन वो इस लड़ाई को ये दिखाने के लिए हम जीत गए हैं। वो कुछ ना कुछ एक डील चाहता है जिससे वो अपनी पब्लिक को ये बता सके कि हम लड़ाई जीत गए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमला करेंगे, और अगर हमला करेंगे तो उनको कुछ भी हासिल होगा। मुकुंद जी। बिल्कुल तेजावत सर, एक बड़ा स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, या फिर आज जैसा ऑब्जर्व किया सिरोही साहब ने वो उन्होंने बताया कि अमेरिका ये युद्ध लगभग हार सा ही गया है। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका का हम सब जिक्र करते हैं, अमेरिका का नाम आता है तो सबके मन में एक छवि बनती है, वो सुपर पावर की छवि होती है। सिरोही सर ने अच्छा एक्सप्लेन भी किया कि आखिर क्यों अमेरिका हमला नहीं करना चाहता। आपसे भी समझना चाहेंगे वो कौन से कह सकते हैं आप रोड़े हैं, वो कौन सा डर है जो अमेरिका को बार बार रोक रहा है, बार बार डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ रही है। और हॉर्मुज को लेकर भी सर एक छोटा सवाल इसमें मैं जोड़ दूं, ये बार बार कभी खबरें आती है कि हॉर्मुज दोस्तों के लिए खुला है, तमाम कुछ देशों के नाम गिना दिए जाते हैं, इनके लिए खुला है, उनके लिए खुला है। सर इसको लेकर कब तक समस्या निपटने की संभावना हम देख सकते हैं, एजम्पशन लगा सकते हैं? और तेल संकट भी होगी सर इसी से जुड़ा है, तो हम वहां से फिर आगे सोचेंगे कि क्या पता इसके आगे तेल संकट कुछ थमता नजर आए। बिल्कुल मुकुंद साहब, जो सरोई साहब ने एक जो बात की उनमें से काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नेवल ब्लॉकेड लगाए गए हैं वो किसके लिए? जब चीनी जहाज जा रहे हैं, दक्षिण कोरियाई जहाज जा रहे हैं, तो क्या भारत के लिए नेवल ब्लॉकेड है? तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि अमेरिका इस लड़ाई को किस हद तक ले जाना चाहेगा, या क्या युद्ध या हमले की जो हम आशंका जता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिकन कांग्रेस है उसने उस युद्ध को जायज नहीं ठहराया। कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कंसल्ट करना चाहिए था, अनुमति लेनी चाहिए थी, और उस युद्ध के समाप्ति की भी घोषणा की है। अभी तुरंत ही कुछ होगा इसकी तो संभावना कम है, पर यह है कि अगर उन्हें कुछ आगे नहीं करना है तो वहां से उनके वॉरशिप्स वहां से रवाना हो चुके होते, जब तक कि खासकर जो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की स्थिति या उपस्थिति बहुत ही कम हो गई है। वहां से सारे वॉरशिप्स और सारे जो सैनिकों को इधर मंगाने के बाद में काफी वहां पे अमेरिका थोड़ा सा कमजोर स्थिति में आ गया है चीन के मुकाबले, और वहां पे भी चैलेंजेस कम नहीं है अमेरिका के लिए यह है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही तुरंत कुछ ना करें, पर अगर आने वाले समय में वो हमला करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है उनको कोई खास। कारण यह कि ऐसा है कि अमेरिका वो ईरान से प्रतिक्रिया का उन्हें डर हो, प्रतिक्रिया यही हो सकती है कि वह आसपास के जो तमाम उसके जो अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं उस पर हमला करेगा, और उस पर काफी नुकसान भी पहुंचाया। पर अमेरिका को अगर फुल एंड फाइनल लड़ाई लड़नी है तो वह उसके लिए वो सारे जोखिम और जो तैयारियां चाहिए वो अमेरिका करेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर देखते हैं, अभी फिलहाल तुरंत ना हो, पर अगर वहां से लंबे समय तक ये नहीं हटता है तो किसी दिन योजना बनाकर अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है, इसकी संभावना पूरी पूरी है, और ईरान इसी की तैयारी कर रहा है। मुकुंद साहब। बिल्कुल, हमले की सर अगर हम बात करते हैं, हमला तो पहले भी हुआ है और दोनों पक्षों से हुआ है, तो सर वो कौन सा हमला हम समझने की कोशिश करें, कैसे समझें कि वो आखिरी पड़ाव होगा, उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, या तो ईरान पीछे हट जाएगा या फिर ट्रंप ही मान लेंगे कि इसके बाद हमें कोई अटैक नहीं करना। उसकी सर ज्वलंतता कितनी होनी चाहिए, या कैसा हम देख सकते हैं भविष्य में अगर ऐसा ही माहौल रहा? देखिए, ये हमले होंगे, वो होते रहेंगे, लंबे समय तक होते रहेंगे, और अभी हुआ फिर हो सकता है कि कुछ सालों बाद में हो, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे। अगर हम चाहें कि इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन निकले तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। कारण ये कि दोनों ही देशों के हित अलग है। जब तक अमेरिका में जो न्यू कॉलोनियल फोर्सेस वहां पे ताकतवर हैं, और वो रहेगी काफी लंबे समय तक क्योंकि कॉर्पोरेट्स के हित उससे जुड़े हुए हैं, तो बहुत हम कहते हैं कि दोनों ही देशों में कोई स्थायी समझौता हो जाएगा, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन फोर्सेस के फायदे की चीज नहीं है ये। पर यह है कि ये कब रुक सकता है, जब अमेरिका में पूरी तरीके से एकदम पूर्ण डेमोक्रेटिक सरकार आ जाए जिसमें बाहरी ताकतों का कोई प्रभाव ना हो, जो कि कॉर्पोरेट्स, घराने वगैरह जो तमाम, तब ये हो सकता है। पर ये कभी होने वाला नहीं है, या कि ईरान में कोई ऐसी सरकार बन जाए जो प्रो अमेरिकन हो, जैसे रेजा पहलवी वगैरह, इनको वहां पे प्लांट करने की कोशिश की गई थी,
पर ईरान की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो जब तक या तो ईरान में कोई पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन आ जाए या अमेरिका में ना आ जाए, तब तक दोनों ही देशों में बातचीत संभव नहीं है। तो इस वास्तविकता को हमें साथ में लेकर ही हमें मानना पड़ेगा, और कोई बहुत लंबी या एब्सोल्यूट लड़ाई हो जाएगी इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि दोनों ही देश और वो पूरा ही क्षेत्र इस स्थिति में है नहीं कि एकदम एब्सोल्यूट लड़ाई की जब तक कोई एक खत्म नहीं हो जाता है तब तक लड़ाई लड़े, तो वो संभव नहीं है। कुछ साहब बिल्कुल। सुरेश सर, हॉर्मुज को लेकर आपने अच्छा जिक्र किया, तो अब सवाल वही, कई कमेंट्स आ रहे हैं, कई सवाल पहले भी हमने अपने दर्शकों के लिए निकाल के रखे थे। हॉर्मुज को लेकर सर फुल एंड फाइनल क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? अब ये जो ईरान घेराबंदी करके रहा हुआ नजर आता है, क्या ईरान को भी दबाव की इस राजनीति में, दबाव के इस युद्ध में आनंद आने लगा है? तो अभी हम कोई उम्मीद लेकर ना बैठे कि बहुत जल्द यहाँ से कोई अच्छी खबर आने वाली है। कैसे सर आप देख रहे हैं, आपकी समझ क्या बताती है इस गलियारे को लेकर, जो कि आर्थिक तूफान ला चुका है कई देशों में, भारत भी इससे प्रभावित है? देखिए मुकुंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल एक उससे एग्जांपल से दूंगा। ईरान को इस लड़ाई से पहले इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उनके पास इतना लेवरेज है जी। और वो जब ये लड़ाई हुई और उन्होंने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, तो उनको ये तब जाके ये अंदाजा हुआ कि हमारे पास तो बहुत ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज है जिसको हम वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत, ईरान ने दो चीजें ऐसी करी हैं जिससे अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ गई। सबसे पहले जो मिसाइल मारे इजराइल में मारी, वो उनकी बात नहीं कर रहा, दो जो चीजें स्ट्रेटेजिक चीजें उन्होंने करी, और ये उन्होंने पिछले साल की लड़ाई के बाद अपना पूरा जो स्ट्रेटेजी थी लड़ाई की, उनको पूरी को चेंज किया है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अमेरिका तक हमारे पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक जा सके और अमेरिका के ऊपर हमला कर सके। तो अमेरिका को किस तरीके से हम क्या करें जिससे अमेरिका को परेशानी हो। तो उन्होंने क्या किया, जितनी गल्फ कंट्रीज थी जहां पे अमेरिकन बेसिस थे उनके ऊपर हमला शुरू किया, और शुरू में अमेरिकन बेसिस के ऊपर किया और फिर उसके बाद जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के उसके ऊपर हमला किया, जिससे पूरी गल्फ कंट्रीज को यह अंदाजा हो गया कि अमेरिका हमारी सेफ्टी नहीं कर सकता, सिक्योरिटी नहीं दे सकता। जो पिछले 50 साल से सिक्योरिटी का एक आर्किटेक्चर जो अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज को दिखा रखा था सपना, वो सपना उनका टूट गया, वो ईरान ने तोड़ दिया। नंबर वन। नंबर दूसरा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ये दिखा दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर हम बंद कर दें तो ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगा, जिसका असर जो है दुनिया में बहुत से देशों के ऊपर उसका असर हो रहा है, खास तौर पर भारत के ऊपर, जिसका जो है ज्यादातर 90% जो तेल और गैस जो है ये गल्फ कंट्री से आती थी। तो अब जो है सबसे बड़ी, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अब ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेगा। और यूएस नेवी में जो मैं कहता ना, जो अमेरिकन इस लड़ाई को हार चुके हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको 4-5 उदाहरण दे सकता, एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिससे साबित होता है कि वाकई हार चुके। सबसे पहले ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान नहीं छोड़ेगा। अगर आपको अपने जहाज को ले जाना है तो उस जहाज को ले जाने के लिए आपको जो है IRGC से, या उन्होंने अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करी है, मेरा ख्याल पर्शियन गल्फ कुछ हॉर्मुज स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अब जो एस्टेब्लिश हो गई है, उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करके आप अपने जहाज को ले जा सकते हो, उसमें आप अपना टोल दोगे। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार है कि अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी होने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल सकता। नंबर 2। नंबर तीसरा, जो ये यूएस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो पिछले 50 साल से गल्फ कंट्रीज में बना रखा था, वो तहस नहस हो गया। सब अब इन गल्फ कंट्रीज को पता लग गया है कि अमेरिका हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इसलिए आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का और ईरान का जो आपस में बात चल रही है बैकडोर जो स्टेज पे, वो ये है कि नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन किया जाए। चौथी चीज ये है कि जो वेपन है अमेरिका के, वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे उनका जो वेपन्स का स्टॉक पाइल है वो वहां तक पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान कभी नहीं छोड़ेगा। और जो ईरान ने अपनी 5 डिमांड, जो लेटेस्ट डिमांड भेजी है, उसमें सबसे पहली डिमांड है कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए
ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो भी बंदोबस्त होता है, चाहे वो ईरान के साथ मिलके करे, यूएन के साथ मिलके करे, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला नहीं है और उससे भारत की जो है जो प्रॉब्लम है वो आगे आने वाले समय में और बढ़ सकती है। और इसलिए आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारे कैबिनेट को बोला है, 4 बजे मीटिंग होनी थी कि सब के सब वहीं दिल्ली में रहेंगे और एक मीटिंग अटेंड करेंगे, जो कि कहते एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है इस विजिट के बाद जो उन्होंने अपना अंदाजा लगाया है। जी बिल्कुल तेजावत सर, आपसे सबसे महत्वपूर्ण और आज का अंतिम सवाल भारतीय संदर्भ में है, क्योंकि जब बात देश में आती है 5 दिन में 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल दोनों में जब बढ़ोतरी देखी गई लगभग 4 रुपए के आसपास पेट्रोल की कीमतों में। अलग अलग स्टेट में आंकड़े अलग हो सकते हैं, फाइनल अमाउंट अलग हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही बढ़ाया गया है। पर जब हम पूरे वैश्विक पटल पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत सबसे कम बढ़ोतरी वाला देश अभी बना हुआ है। अमेरिका में अगर हम देखें 40 से 50%, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी आप देखेंगे आंकड़ा यही 50% तक नजर आने वाला है। तो सर, क्या सिर्फ हम इस 5% हमारे यहाँ बढ़ा है ये मानकर खुश हो लें, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है? क्योंकि उम्मीद तो 5 दिनों में भी 2 बार की बढ़ोतरी की नहीं थी और अचानक देखा अगले दिन हम उठे तो कीमतों में बढ़ोतरी मिली। बिल्कुल मुकुंद साहब, वन इंडिया पे हूँ इसलिए इस बात को ज्यादा स्पष्टता से बोल सकता हूँ, क्योंकि जो तमाम दूसरे जो न्यूज चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत कम ही बढ़ा है इसलिए खुश हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं। इसका कारण ये है कि भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है और उन देशों की पर कैपिटा इनकम कितनी है जहाँ पे बढ़ा है। जब भारत 90 रुपए का जब यहाँ पेट्रोल खरीदता था तब यूनाइटेड स्टेट्स 70 रुपए में खरीदता था, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। और ऐसे में भारत के आदमी की आय देखिए, एक अमेरिकन की आय देखिए, बहुत ज्यादा फर्क है। तो भारत पे इसका असर होगा। दूसरी बात यह कि चीन और भारत की तुलना करें तो चीन केवल अपनी जरूरतों का 50% के आसपास, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर लगभग 50% के आसपास जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो पेट्रोलियम से पूरी करता है। 50% जो है वो कुछ और दूसरे साधनों से, जिसमें पन बिजली है या वो सौर ऊर्जा है या तमाम चीजें हैं। भारत सौर ऊर्जा के मामले में क्योंकि एक अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण काफी एडवांटेज में है, पर बुरी खबर यह है कि भारत में हमारी जो पेट्रोलियम पे जो ऊर्जा के मामले में जो डिपेंडेबिलिटी वो काफी ज्यादा है। क्या इन सब चीजों को हम आंख मूंद के बैठ जाए और उसके बाद में कहें कि भारत में बहुत कम पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं दूसरे देशों के मुकाबले, तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसका असर भारत की जीडीपी और ऑल ओवर भारत के डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा। और इससे वे लोग सारे बरी हो जाते हैं जिन्होंने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया, खासकर जबकि जो खासकर पश्चिमी खेमे ने भारत के लिए ऊर्जा के मामले में लगातार चैलेंज पैदा किया है। इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन को डिस्टर्ब करने में पूरे मतलब यूरो अमेरिकन खेमे का हाथ है, और बदले में भारत को हमेशा से नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं तो काउंटर करना पड़ेगा ना हमें, या कुछ ऐसी नीतियां या कुछ ऐसी चीजें कि जहां, नहीं तो भारत का डेवलपमेंट रुक जाएगा। बिना ऊर्जा के कौन सा विकास? ऊर्जा है तभी तो विकास होगा। तो ये सब चीजों का जवाब ना दें और बाकी दूसरे टीवी चैनल्स बोल पे एक्सपर्ट्स अपनी राय देते रहे, पर वन इंडिया के लोग ऐसे नहीं हैं मुकुंद साहब। बिल्कुल तेजावत सर, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, उसके बाद सीएनजी और फिर दूध की कीमतें हैं, ये 3-4 फैक्टर्स हैं, 3-4 ऐसे रोजमर्रा की जरूरतें हैं जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी हमने देख ली है। आर्थिक तूफान की स्थिति जो प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं वो नजर आ रहा है। और कौन से आप कह सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट आने वाले वक्त में, क्योंकि इनमें ही दूसरी चीजों की कीमतों बढ़ने की कह सकते हैं बिसात छिपी होती है। कोई सीधा आप ऐसा कोई सामान, कोई ऐसा प्रोडक्ट देख पा रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में और महंगा होने वाला है इसी आर्थिक उथल-पुथल के बाद? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो उर्वरक पेट्रोलियम है ही, पर यह है कि केवल इन प्रोडक्ट के दाम बढ़ने का ही नहीं है, हर चीज पे असर होगा मुकुंद साहब। जैसे कि जो हमारे जो गुजरात में जो कारखाने चलते हैं जहाँ प्रोडक्शन होता है तो वो पेट्रोलियम आधारित है। तो अगर वहां नहीं है पेट्रोल, खासकर अंबानी साहब के, है ना, तो उनके अगर नहीं है तो उनके सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ठप पड़ जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगा वहां पे। ऐसा खाली गुजरात का ही मामला नहीं है, तमाम, क्योंकि गुजरात एक तरीके से
व्यापार और इन सब चीजों के मामले में अग्रणी है, समुद्र के नजदीक भी है। और काफी भारत के तमाम जो, खासकर आप देखिए जो हमारे दिल्ली आसपास नोएडा गुड़गांव में जो काम करते हैं, वहां पे भी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो घटेगा। इसका असर आप हर इंडस्ट्री पे देख रहे हैं। क्या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पे इसका असर नहीं आ रहा है? ज़ाहिर तौर पर आ रहा है ना? दाम बढ़ने से आप देखेंगे कि लोगों ने घूमना कम कर दिया है, तो उसका असर होगा। शायद ही कोई ऐसा कुछ बड़े स्तर पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि उर्वरक ये वो कुछ नाम गिना के कह सकते हैं कि हाँ ये 4-5 इंडस्ट्रीज हैं, तो इसका असर व्यापक होगा। और एक तरीके से जो इकोनॉमिक स्लोडाउन जो लीडर ऑफ ओपोजिशन कह रहे हैं उसमें काफी हद तक सच बात है। हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही दुखी होकर कह रहे हो, पर कहीं ना कहीं उस बात में सच तो है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका वन इंडिया को वक्त देने के लिए। सुरेश सर आपका भी बहुत शुक्रिया वन इंडिया से इतनी खास जानकारी साझा करने के लिए। ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस वॉर पे जहां खात्मे की तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही दर्शकों, लेकिन सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि अभी ये युद्ध अपने अंतिम दिन में कब पहुंचेगा इस पर अभी हम कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते। हॉर्मुज को लेकर भी तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन हॉर्मुज खुल गया है या किस दिन खुल जाएगा, विशेषज्ञ भी इस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी अगर आप वैश्विक पटल पर हालात देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे ही बनते नजर आते हैं। हमने बात की भारतीय संदर्भ में, जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बेशक ये धारणा आपके मन में हो या फिर तमाम विशेषज्ञ भी कहते हैं, टीवी चैनल्स के आप डेबेट्स में समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि सबसे कम भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है, लेकिन इसका दूसरा पैमाना है पर कह सकते हैं आप पर्सन कैपिटा इनकम, आपकी आय कितनी, आपकी कमाई है, उस हिसाब से ये चीजें बदलती नजर आती है हर देश के हिसाब से। बहरहाल मामले पर हमारी अब नजर रहने वाली है ईरान यूएस वॉर को लेकर। तमाम अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी वन इंडिया हिंदी पर, आप बने रहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.